नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। देखिए, इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सीजीएल 2023 में आए हैं प्रीलिम्स के, वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विद डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे कि जो एग्जामिनेशन आपका मेंस वाला होने वाला है उसमें जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आए तो आप आसानी से कर ले जाएँ, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है उसमें देखिए क्वेश्चन जो होते हैं टीसीएस के रिपीट करते रहते हैं, तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही डिटेल के साथ में मैंने एक एक चीज़ों को डिस्कस किया है, तो जिससे आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में जो है एक बार इनका आर्टिकल पूछा गया था और एक बार पूछा गया है कि लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मतलब जो है लेखा जोखा करने वाला कौन होता है। जितना हमने बजट सरकार ने हमारे लिया है या जितना भी बजट खर्च किया है उसका लेखा जोखा करने वाला कौन होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैग। इसके लिए आर्टिकल जो डिसाइड किया गया वो 148 है। ठीक है, तो कैग का आर्टिकल काफ़ी बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, कंट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर होता है, COMPTROLLER। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ये। देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होती है, कंट्रोलर ये होती है। ठीक है, कंट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर होता है। तो ये आप देख सकते हैं, कंट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर होता है। ओके, तो कैग हो गया हमारा। कैग का आर्टिकल समझ में आ गया। 148 इनका आर्टिकल है। इनका काम क्या होता है, जितना भी बजट सरकार ने खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, उसका लेखा जोखा करना इनका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। नागरिकता से रिलेटेड जो हमारा अनुच्छेद है वो तो है हमारा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। अगर हम बात करें किस भाग में आता है, यानी कौन से पार्ट में है हमारा नागरिकता, तो पार्ट 2 में है। ठीक है, तो 2 में है, 2 पार्ट में है। पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में आर्टिकल जो है हमारा वो 5 से लेकर के 11 तक आता है। ये नागरिकता से रिलेटेड है। इसकी ट्रिक की बात करें तो नाग पंचमी से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। पंचमी से हो जाएगा 5 जो कि आर्टिकल है, नाग से हो जाएगा नागरिकता। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि 5 आर्टिकल से लेकर के 11 आर्टिकल तक नागरिकता है। और नागरिकता किस पार्ट में है, यानी कि किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है के नजीब बनाम भारत संघ मामला के तहत अधिकारियों का उल्लंघन संबंधित है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस मामला था, इसीलिए पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए, एक प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, वो बीकॉम का पेपर बना रहे थे। तो वो कुछ उनका जो है कुछ रिलीजियन के खिलाफ उन्होंने कुछ उसमें मतलब पेपर बनाते वक्त हो गया होगा मामला। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो हुआ ये था कि नजीब जो है वो मिल करके कुछ लोगों के साथ में उनका एक दाहिना हाथ काट देते हैं। ठीक है, तो जब प्रोफेसर का दाहिना हाथ काट देते हैं तो सब जितने भी लोग थे और उन पर बम फेंक करके अटैक भी करते हैं। ठीक है, बम फेंक करके। तो ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो जितने भी लोग होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो है बहुत सारे लोगों को बेल मिलती रहती है, अरेस्ट होते रहते हैं, मिलती रहती है। इनका मामला ये था नजीब जी का कि इनको बेल ही नहीं मिली थी। 5.5 सालों तक ये जेल में ही थे और बार बार बेल अप्लाई करते थे, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। उसका मतलब ये था, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब कि आपको बेल इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि आप प्राइम सस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था कि या तो मुझे सजा सुना दीजिए या तो मुझे बेल दे दीजिए। तो देखिए, 5.5 साल तक इनका वैसे ही टाइम उसमें बीत गया था। अब ये कह रहे थे कि अगर मुझे 5.5 साल के बाद मेरी जो मैंने कार्य किया है उसके लिए मुझे सजा दी जाएगी तो मुझे और 8 साल 5 साल दी जाएगी, तो सजा से मुझे ज़्यादा की सजा मिल जाएगी। तो यह राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ था, मतलब राइट टू लाइफ के खिलाफ था, जिसको हम दैहिक अधिकार या जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 22 हमारा क्या कहता है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है। ठीक है, ये राइट टू लाइफ है। आर्टिकल नंबर 21 हमारा राइट टू लाइफ है। और यही इनका के नजीब बनाम भारत संघ मामला में राइट टू लाइफ की बात की गई थी। ठीक है, अगर बात करें हम आर्टिकल नंबर 14 की, तो राइट टू इक्वलिटी में आता है आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, कि विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है इसमें, कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। ठीक है, इसकी बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें अगर हम, तो ये हमारा आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक हमारा जो आता है वो हमारा राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक है, यानी आज़ादी में एक प्रकार से कह सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता आ जाती है आर्टिकल नंबर 19 के 1 में आती है। 19 के
का में आती है, एक में, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19 भी दिया रह सकता है, आपके एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया, उसमें 19 ही दिया रह सकता है, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। देखिए जो हमारे न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये अधिकार जो होता है हमारे, वो भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। अब आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो ध्यान रखिए भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल नंबर 52 में किया गया है। ठीक है, 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और इनके अगर हम बात करें राष्ट्रपति के और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की, तो देखिए 61 संबंधित होता है महाभियोग से, यानी आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। 52 इनका राष्ट्रपति की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में इनके कार्यकाल की बात करेंगे अगर हम, तो 53 आ जाएगा। ठीक है, निर्वाचन की अगर हम बात करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं तो 61 हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, गण यानी कि लोगों का लोगों का तंत्र का क्या मतलब हुआ, डेमो डेमो देखा, डेमो एक रूट है, रूट का मतलब होता है पीपुल यानी कि लोग, तो लोगों के द्वारा किसी का मुखिया निर्वाचित किया जाना, यही तो है गणतंत्र। तो देखिए इसमें निर्वाचन एक ही जगह पे बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसको गेस करके भी आसानी से किया जा सकता था, ऑप्शन एलिमिनेशन से। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के भारत के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात जानिए कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कितने हैं, पहले 10 थे, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, इसके तहत में एक शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए, इस टाइम में 11 है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था, 4th ए में जोड़ा गया था, संविधान के भाग 4A में, और आर्टिकल नंबर 51 के ए में, भाग 4A में, आर्टिकल नंबर 51 के ए में। तो इतनी बातें आपको मौलिक कर्तव्यों से याद रखनी है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को रूस से लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, उसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है, और 51 ए में इसको रखा गया है। अब अगर इसके पार्ट की बात करें किस भाग में रखा गया है, तो 4A में रखा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में है, तो ये हमारे पास 11 है। ठीक है, पहले 10 थे, उसके बाद शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, तो 11 हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसका आर्टिकल अगर हम बात करें कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है वो कितना होता है, 76 होता है। तो 76 आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक है, अगला बात करें क्वेश्चन की, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया बहुत ही बार पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका आंसर हो जाएगा। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति। किस पार्ट में रखा गया है, 51 एक अनुच्छेद है, और पार्ट कौन सा है, 4th है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है डायरेक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तेलंगाना विधानसभा में कितने नामांकित सदस्य हैं। देखिए एक नामांकित सदस्य जो है तेलंगाना विधानसभा में है। अब अगर कुछ रिलेटेड फैक्ट की बात कर ले तेलंगाना से, ठीक है, तो तेलंगाना जो है अगर इसकी हम बात करें तो देखिए तेलंगाना में हमारी विधान परिषद है। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद और किन किन राज्यों में है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगर मैं इसको ट्रिक बताऊं आपको, तो देखिए यूपी बिहार तो साथ साथ आते हैं, तो यूपी बिहार को ऐसे ही याद कर लीजिए। इसमें विधान परिषद हो गई। उसके बाद में 6 ही राज्यों में है विधान परिषद, यूपी हो गया, बिहार हो गया। उसके बाद याद रखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक को एक साथ में, एक महाराष्ट्र हो गया, एक कर्नाटक हो गया, इनको एक साथ में याद कर लीजिए। तो यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक, और अगर 2 की और बात करें तो एक तो हमारा तेलंगाना जो इसमें लिखा है, और एक हैदराबाद हो गया आसपास के। तो हैदराबाद, तेलंगाना, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक, इन 6 राज्यों में जो है आपके क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन 4 तो दे दिया जाता है, कहता है बताइए इसमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। जैसे राजस्थान दिया है तो ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, अगर मैप की बात कर लें तो आप इसको जान सकते हैं। अगर आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं यूपी है, बगल में यहाँ पे बिहार है। ठीक है, और अगर बात करें महाराष्ट्र कर्नाटक की तो इधर क्षेत्र में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर देखिए आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे या थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, वरना पढ़िए कितना भी अगर याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर उसका।
एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए। 10th क्वेश्चन की बात करें, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया था। देखिए प्रारूप समिति ने जो भारतीय संविधान का पहला मसौदा यानी कि जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं वो तैयार किया था कब, ये फरवरी 1948 को। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर चेयरमैन यानी अध्यक्ष की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष थे हमारे वो बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि BR अम्बेडकर थे, याद कर दीजिए इसको, ठीक है, BR अम्बेडकर थे। और किस किस के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, संचालन समिति के पूछे जा सकते हैं, संघ राज्यों की समिति से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जितने भी संघ या राज्य समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो जितने भी संघ या राज्य से रिलेटेड समिति आएगी उनके अध्यक्ष की बात करेंगे तो हमारे PT नेहरू हो जाएंगे, PT नेहरू, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर ली जाती है। इसका मतलब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों को कहाँ से पेंशन दी जाती है, तो देखिए उनका संचित निधि से दिया जाता है। भैया संचित निधि कौन सा नया शब्द है सर? संचित निधि मतलब हुआ जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स पे करने पर जो उनके पास निधि यानी कि धन इकट्ठा होता है उसे संचित निधि कहते हैं। और इसी संचित निधि से जो पैसा दिया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों को और सेवकों को जो है इसी से पेंशन दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। भारत के वित्त आयोग की बात करें तो देखिए 280 आर्टिकल इससे रिलेटेड है भारत के वित्त आयोग से, ठीक है। वित्त आयोग से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 280 रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12th है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं। देखिए सीधा से इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ शामिल है। तो देखिए संघ को इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, ये 5th भाग में शामिल है, ठीक है, 5 में, ठीक है। तो अगर हम 5 को याद करेंगे तो ऐसे कर लीजिए इसको 5, अगर हम F को काट देते हो जाएगा वाइफ, और 5 वाइफ तो वाइफ के साथ हस्बैंड, वाइफ के साथ हस्बैंड, तो साथ साथ यानी यूनियन की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है, तो 5 रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट करके याद करेंगे। कभी भी आपके सामने जो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे पेपर में उनसे आप आसानी से इसको थोड़ा सा भी गेस कर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको वहाँ नहीं आ रहा है, आपने कभी उसके बारे में कोई भी चीज़ें सुनी है, कभी तो थोड़ा बहुत लिंक होगा ना, थोड़ा सा लिंक होगा, उसी से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। आपको आंसर मार्क करना इंपॉर्टेंट है, ना कि इसको रटना कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं पढ़ने में ये मुझे पूरा रट गया है। तो मैं देखिए 25 क्वेश्चन GS के आपके आते हैं, आपको सही करने हैं। अगर मिनिमम में मान के चलूँ तो आप कम से कम 16 से 17 टारगेट लेके चलिए, ठीक है। अगर मेंस की बात करूँ 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप कम से कम उसमें से अगर बढ़िया से आपको तैयारी है आपकी थोड़ी भी, तो मान के चलिए आप 20 से 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक मार सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कई सारी टेक्निक आनी चाहिए, एलिमिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए, प्लस में आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर भाग 3 की बात कर ले हम तो देखिए भाग 3 में हमारा मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में है, कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें भाग 4 की तो पहले देखा था भाग 4A में क्या था? मौलिक कर्तव्य था, और भाग 4 में क्या है? DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। किसमें? ये भाग 4 में है, ठीक है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम देखें भाग 4A की तो इसमें मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 51A के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी कर? देखिए पहले बताया था 44वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, और इसमें क्या किया गया? इसके तहत जो है मौलिक अधिकार जो हमारा पहले था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके उसको 300A में उसको एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना के छोड़ दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, अगर मैं छोटी सी बात इसकी चर्चा करना चाहूँ, मान लीजिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता, तो मौलिक अधिकार कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, ये सपोज दैट इंडिया चाइना का बॉर्डर है, ठीक है, इधर हमारी इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपको हम बताते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसका। देखिए अगर मैंने कहा ये हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी है, इधर चाइना की आर्मी है, यहाँ पे आपका घर है सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से वार हो रहा है तो आपका घर बीच में रोड़ा डाल रहा है, ठीक है, लड़ाई करने में हमारे सोल्जर्स के, तो सरकार
पहले क्या था कि जब ये मौलिक अधिकार था तो आपका घर जो है सरकार आपसे ले नहीं सकती थी, आपकी संपत्ति आपसे नहीं ले सकती थी। बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, फिर इनको हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, इनको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार का इस पर अधिकार हो गया, संसद का अधिकार हो गया, मतलब आपके घर को जब चाहे सरकार आपसे ले सकती है। उसके लिए आपको चाहे तो पैसा दे, मेरी बात को ध्यान से, चाहे तो पैसा दे और चाहे तो नहीं भी दे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से आपके हटा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है और इस पे जो है गवर्नमेंट का पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, कंट्रोल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 है, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि भाग 3 जो है वो न्याय संगत है। न्याय संगत क्या मतलब, भाग 3 में क्या रखा गया है बताइए, मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और मौलिक अधिकारों को, अगर मौलिक कर्तव्यों को भाग 3 में रखते तो यानी मौलिक अधिकार हम उनको बना रहे हैं, जबकि मौलिक अधिकार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, न्याय संगत का मतलब होता है जिनके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि सपोज दैट, एक मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूँ, अगर हम बात करें सपोज बोलने का अधिकार, चलिए बोलने का अधिकार की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं समाज में बोलने का अधिकार है हर जगह, अगर आपको कोई नहीं बोलने देता है, जबरदस्ती आपको रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मान लीजिए राइट टू लाइफ की बात करें, राइट टू लाइफ की बात करें, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ की बात करें, आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है ये। अगर हम बात करें कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब आपसे कोई आपके जीवन जीने का अधिकार छीन रहा है, तो वो भी आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। आप कानून और न्यायालय की मदद ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है केस कर सकते हैं, या आप न्याय मांग सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। चलिए, तो इसीलिए न्याय संगत है, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में रखे हैं और मौलिक अधिकारों भाग 3 में रखे हैं। अगर 15 क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। देखिए, कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, तो यही द्विसदनीय संसद का प्रावधान, मतलब संसद किस में है यही पूछ रहा है। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिए इसको, सा रा ला। ठीक है, सरल। इसमें क्या आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 79 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आर्टिकल 80 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो आई होप आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, 79 में आ जाएगा संसद, और राज्यसभा आ जाएगा 80 में, और लोकसभा आ जाएगा 81 में। तो 79 में क्या पूछा था कि बताइए संसद में है, तो 79 में हो जाएगा। सरल याद रखिए, 79, 80, 81 याद रखिए, आपको ये तीनों आर्टिकल कभी नहीं भूलेंगे। 16 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, तो देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो मैंने पहले बताया था स्वर्ण सिंह समिति, याद करिए, अभी हमने डिस्कस किया था स्वर्ण सिंह समिति के। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और इसको किस भाग में रखा गया है, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, भाग 4A में रखा गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो भाग 4A और आर्टिकल 51A। चलिए, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन मैं इसका करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से आपके। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही रिपीट हो रहे हैं, 5 सालों का ट्रेंड है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आप कमेंट करिए अगर किस चीज़ की वीडियो चाहिए। डिटेल सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में एकदम से ऐसे फिट होकर आएंगे। ठीक है, आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, मेरा वादा है आपसे। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कोई भी करवा देगा, लेकिन जो चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, उससे आपको चीज़ें याद होंगी। मैं पढ़ा दूँ आपको 1 लाख क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट वाले आए थे, लेकिन वो आपको याद नहीं है। आप नंबर पाएंगे को 0 पाएंगे, तो आपके पढ़ने का कोई फायदा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वर्थ तभी है आपके पढ़ने का जब आप उसको अप्लाई कर पाएं एग्जामिनेशन में। और मैं जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, जितने भी यूपीएससी प्रीलिम तक कि कितनी टेक्निक के साथ में आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चैनल पे बने रहें, आपको बेहतरीन कंटेंट इस पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, कह रहा भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था। ठीक है, तो जेम्स ऑक्सटन हिक्की, आपने वो 10 रुपए की जनरल नॉलेज वाली किताब जो आती थी बचपन में ना कभी तो देखी होगी, या आपने कभी भी जीके पढ़ा होगा, कभी भी अगर थोड़ा बहुत भी, तो जेम्स हिक्की का नाम आपके जुबान पर होगा ही होगा। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कि पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे इन्हीं का हाथ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 3 सूचियों से संबंधित केंद्र राज्य संबंध के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में कौन सा संबंध निम्नलिखित में से सही है। अगर हम बात करें, कह रहा है जो विषय तीनों सूचियों में से किसी भी विषय में शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। देखिए, अब अवशिष्ट विषय आ गया, तो मैं अवशिष्ट विषय को एकदम निपटा देना चाहता हूँ, जिससे आप जिंदगी में इसके बारे में कंफ्यूज कभी ना हो।
अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं मनमानी शक्तियाँ। क्या कह सकते हैं? मनमानी शक्तियाँ। इनको मैं कहता हूँ मनमानी शक्तियाँ भैया। मनमानी शक्तियों का सर मतलब क्या हुआ? मनमानी का मतलब ये हुआ कि भैया जैसे संसद चाहेगी वैसे इस्तेमाल करेगी, ठीक है? मतलब संसद के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ जो राज्य और केंद्र के अंतर्गत ना आती हों, मतलब ऐसे एक मान लीजिए एक ऐसी सीट आरक्षित करके रखी गई है, ठीक है? जैसे मान लीजिए संविधान में संघ कह दिया कि संघ इस पर कानून बनाएगा, राज्य इस पर कानून बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल अधिकार दे रखे हैं कि संसद जो है, मान लीजिए कि किसी चीज़ से संसद को दिक्कत है, किसी भी चीज़ से, तो तुरंत उसका कानून जो बना देगी। और ये शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ये अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। और जो है 248 इनके लिए आर्टिकल है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 248 आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अवशिष्ट शक्तियाँ हमारी, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी शक्तियाँ जो स्पेशल प्रोविजन देती हैं कि कोई भी संसद मतलब संसद जो है वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन का इसमें इस्तेमाल कैसे करते हैं। बी ऑप्शन देखेंगे, यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है तो पूर्व ही मान्य होगा। और फिर तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है कि जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है, ठीक है? तो सभी राज्यों पर लागू होता है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी भैया जब कह दिया है कि 2 ही राज्यों के लिए कानून बन रहा है, तो बताइए जब 2 ही राज्यों के लिए कानून बन रहा है तो सभी पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन में कैसे जा सकते थे आप, इसको मैं बताता हूँ आपको। आपने पहला पढ़ा, अवशिष्ट शक्तियाँ, सबको पता होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र राज्य कानून के परे हैं, जिन पे केंद्र राज्य कानून नहीं बना पाता, उन पे संसद बनाती है, इन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो सही जाना ही था, ठीक है? ऑप्शन ए आपका एकदम 100% करेक्ट जाना ही था। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो बी को बाद में पढ़िए, पहले देखिए सी ऑप्शन को। जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होता है। अरे भैया जब कानून ही 2 राज्यों के लिए बन रहा है तो बताइए सभी राज्यों पर कैसे लागू हो जाएगा वो? हाँ, मैं ये कह दूं कि सभी राज्यों की सहमति से उनके ऊपर कोई कानून संसद बनाती है तो वो लागू होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 राज्य है, तो क्या 2 राज्य से मान लीजिए राजस्थान में कोई कानून लागू हुआ तो वही सेम कानून क्या यूपी में लगा जाएगा? अगर लगाएंगे तो ये संसद कर सकती है, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, मान लीजिए कि राजस्थान जी आए और यहाँ पे सपोज दैट हमारे यूपी जी आए और इन दोनों ने कोई कानून की मांग की, तो क्या पूरे के पूरे भारत पे कानून लग जाएगा? अरे भैया 2 राज्य ने मांग की है, 2 राज्य पर लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। अब सी अगर गलत हो गया तो सी कहाँ कहाँ है? यहाँ है, काट दो, यहाँ है, काट दो, यहाँ है, काट दो, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर है। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो देखिए इसमें भले आपको ना पता हो ये दूसरा ऑप्शन कैसे सही हो गया कि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई भी विरोधाभास है तो पूर्व ही मान्य होगा, लेकिन आपको अगर ये पता है कि सी ऑप्शन नहीं होगा तो आपको ये पता है कि कौन से 2 होंगे, ए और बी, और ज्यादातर इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन होता नहीं, तो आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर ले संघ की, तो संघ कितने विषयों पर कानून बना सकता है? ये पूछा गया क्वेश्चन। पहले जो है 97 विषयों पर कानून बनाता था, अब ये 100 विषयों पर कानून बना सकता है, याद रखिएगा। अगर हम राज्य की बात कर ले, राज्य कितने विषयों पर कानून बना सकता है? पहले 66 विषयों पर कानून बनाता था, अब ये 61 विषयों पर कानून बना सकता है। अगर समवर्ती सूची की बात करें, वो कितने विषयों पर कानून बना सकता है? ठीक है, तो वो हमारा 52 विषयों पर कानून बना सकता है। तो इसको याद रखिएगा, संघ 100 विषयों पर, राज्य 61 विषयों पर और समवर्ती सूची 52 विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये बार बार ऐसे घुमा फिरा के पूछता है संघ कितने विषयों पर कानून बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके लिख लीजिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट लगे आपको आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मानना यही कि आप लिखने से ज्यादा पढ़ने पे फोकस करें, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 था, संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है हमारा वो सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है, संसद को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के फेडरेशन के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। और तीसरा ऑप्शन हमारा है, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 में के आधार पर संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए सी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। 1950 में संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आर्टिकल 378 के तहत खंड 1 के आधार पर संघीय लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के रूप में इनको माना जाने लगा था। ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी तो देखते हैं कितने ऑप्शन में, लगभग सभी ऑप्शन में, एक में नहीं है तो पहले 4 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सॉरी सी कितने ऑप्शन में? सी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए आप पहले एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब बच्चे हमारे ये 3 ऑप्शन ऊपर देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद को आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। तो जी हाँ, बिल्कुल शक्ति है। संसद को शक्ति है कि नहीं है?
बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे वर्ड को ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन कहाँ से पैदा होती है। कह रहा है कि संसद को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। तो यार इसके नियम बनाने की शक्ति जानते हैं किसको है, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष को होती है, ना कि संसद को होती है। तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अगर ए और सी गलत हो गया तो जहाँ ए है और सी है काट दो, ये भी गया, ये भी गया। कौन सा सही है, सी ऑप्शन। तो देखिए आपको आए चाहे ना आए, लेकिन आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षक के उन्मूलन की बात करता है। शीर्षक का मतलब क्या हुआ भैया, कोई अगर उपाधि किसी को दी हुई है, इसको उपाधियों का अंत भी कहते हैं। इस आर्टिकल क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। ये किसके अंतर्गत आता है, ये मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स में जो है 14 से लेकर के और जो हमारा 18 तक है, ये राइट टू इक्वलिटी आता है, जिसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है बदलाव, BADLAU। देखिए बी से हो गया विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब कोई समान रहेगा। ये आर्टिकल नंबर हमारा 14 आ जाता है। 15 की बात करें तो ए नहीं है कोड, डी लीजिए। डी का मतलब होता है धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये आर्टिकल नंबर 15 ये हो गया। और अगर एल की बात करें तो एल का मतलब क्या होता है, लोक नियोजन में सामान्य अवसर। मतलब कोई भी लोक नियोजन यानी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें सबको फॉर्म भरने में मौका मिलता है। ये आर्टिकल नंबर हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ए की, ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो यू था हमारा वो आर्टिकल नंबर 18 था, ठीक है। और यहाँ पे जो ए आया है, देखिए यू आर्टिकल नंबर 18, यू का मतलब क्या होता है, उपाधियों का अंत। अभी पहले बताया मैंने कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। और ए से अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अस्पृश्यता को अनटचेबिलिटी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता आ जाएगा और 18 में आपको उपाधियों का अंत। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपके मन में बदलाव आया, आपको पता चला 14, 15, 16, 17, 18, हाँ लास्ट पे 18 बैठा है, ऊ से उपाधियों का अंत, मारा टिक किया, आगे बढ़ा। तो इस तरह से आप अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आपको चीजें भूलेंगी नहीं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक दो बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। इतना आसान होता तो एक ही बार में पूरा जीके खत्म होके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके ना बन जाते हैं। सबसे टफेस्ट पोर्शन जीके ही एसएससी का, जानते हैं, और बिना इसके रैंक भी नहीं आएगी, सिलेक्शन तो दूर की बात है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जहां ही आपको कर्तव्य दिखा, आपको तुरंत मौलिक कर्तव्य दिखा, आपको मौलिक कर्तव्य दिखा। पहले बताया 51 के आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, भाग 4 के ए में। इतना चीजें पहले बता चुके हैं सर, तो क्या बचा, ठीक है, आराम से पढ़िए, आराम से आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 22वां क्वेश्चन, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए राज्यपाल के द्वारा भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल की बात करें तो ये 243 आपका आर्टिकल हो जाएगा। 243 आर्टिकल के तहत राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या। देखिए आप दो चीजें याद रख लीजिए, ये ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी। एक 2/3 याद कर लीजिए, 2/3 याद किया। एक 15% याद कर लीजिए। कहीं भी आपको विकल्प में पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर 2/3 या 15% दिखा तो जिंदगी में आपको वही टिक करना है, ठीक है। तो 15% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी राज्य में कोई मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है। अब ऐसे संसद में भी पूछ सकता है कि किसी संसद में जो मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल की कुल संख्या जो है वो लोकसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर लोकसभा की संख्या सपोज दैट हमारे पास है 100, ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल की संख्या वो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही कहने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 24 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संसद में प्रयुक्त शब्दावली के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे विनिमय विधेयक। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। विनिमय विधेयक की बात करें तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था 2022 में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, तो उन्होंने विनिमय विधेयक की बात की थी। अब देखिए विनिमय विधेयक होता क्या है, पहली बात इसी में कंफ्यूजन होगी। तो विनिमय विधेयक जो हमारा होता है उसको जो है आर्टिकल 114 से रिलेटेड, पहली बात याद करिए। अब बताते हैं अभी आपको कि 114 किससे रिलेटेड है। विनिमय विधेयक का मतलब होता है कि संसद की अनुमति के बाद कोई पैसा, जब मान लीजिए पैसा लेना, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने सपोज दैट वित्तीय वर्ष में आपने एक बजट पेश किया। अब बजट आपने पेश किया जब, तो आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे ना
कि यहाँ हमको ये पैसे खर्च करने हैं, रोड बनाने में खर्च करने हैं, सरकारी नौकरियों में पेंशन देने हैं। हालांकि सरकार ने सब पेंशन खत्म करके सफाचट कर गई है, लेकिन अब विनियोग विधेयक का मतलब ये होता है कि आप जो सरकार है मतलब वो पैसा लेती है, पैसा जिस जगह से लेती है मान लीजिए, तो वो पैसा कैसे लेगी। आर्टिकल 114 के तहत लिखा गया है कि संसद की अनुमति के बाद ही पैसा निकाला जा सकता है। तो विनिमय विधेयक का मतलब क्या होता है कि संचित निधि से निकासी या विनियोग का प्रावधान करने के लिए प्रावधान विधेयक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब धन जो लेती है सरकार, कोई भी योजना बनाती है कि इसमें इतने करोड़ रुपए का खर्चा होगा, तो वो जिस संचित निधि से जो धन आता है उस धन को विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। आर्टिकल नंबर 114 याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, भैया कितनी बार पूछोगे। 1942वां संविधान संशोधन 1974 के तहत में 51A के आर्टिकल में भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। बहुत बार पूछा गया भैया, इसीलिए कह रहा हूँ। आर्टिकल 14 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो पहले बता चुका हूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, और ये दोनों सेम भी हैं। मतलब अगर आपके मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक कर्तव्य कोई कानूनी मतलब तरह से बाध्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है कि आपका कर्तव्य होगा कि देश के प्रति आपकी क्या मतलब आपका क्या कर्तव्य बनता है देश के प्रति, ठीक है। जैसे अपने फ्लैग का सम्मान करना, ठीक है, अपने देश का सम्मान करना। तो ये कोई कानूनी तरह से मतलब नहीं है बात कि आपको करना ही करना है, ये आपके बस में है, ठीक है। अब आप करना चाहें ना करना चाहें, ये आपके मतलब कोई तरह से बाध्य नहीं है। इसी तरह से जो डीपीएसपी है जिसको हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये भी पूरी तरह से बाध्य नहीं, ये राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं। मान लीजिए कोई हमारा राज्य है यूपी ही ले लेते हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा पैसा मान लो आ गया। अब ये क्या कर रही है, सभी लोगों को 50-50 हज़ार रुपये देने लगी। अब अगर सभी लोगों को 50-50 या 5-5 हज़ार रुपये देने लगी तो ये इसकी खुद की मर्जी है। मतलब बाबा योगी आदित्यनाथ चाहें तो सबको 5-5 हज़ार रुपये दे सकते हैं, इसमें केंद्र आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। क्या क्यों दे रहे हैं, कर भी सकता है लेकिन जहाँ तक आकर नहीं करेगा। मतलब क्या है कि और आप ये भी नहीं कह सकते, मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि जो 40+ ईयर के होंगे उनको मैं 5,000 रुपये दूंगा। अब आप हैं 39 के, आपको नहीं मिला, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार का मन है, गवर्नमेंट का मन है, राज्य सरकार का मन है कि मैं 40+ वालों को ही 5,000 की पेंशन दूंगा। तो अगर आप 40+ नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप कानून की सहायता ले सकते। और वहाँ पे क्या देखा था मौलिक अधिकारों में कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जिनको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिनको कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो भाग 5 की बात करेंगे, पहले बता चुके थे। भाग 5 याद करेंगे कैसे, आप भाग 5 को याद करेंगे 5 से वाइफ, वाइफ से हस्बैंड, हस्बैंड के साथ वाइफ, साथ से यूनियन यानी कि संघ, संघ माने साथ होता है। भाग 4 की अगर हम भाग 6 की बात करेंगे तो देखिए भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, तो संघ राज्य आपस में साथ साथ होते हैं। तो 5 अगर आपको याद है तो 6 आपको वैसे याद रहेगा। भाग 3 की बात करेंगे तो 3 में मौलिक अधिकार है आपके, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे रिलेट करके चीज़ों को, एक एक चीज़ों को देख कर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी, वरना आप भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो उसका कोई फायदा बनता नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, आपको बहुत ही बढ़िया मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी आज तक पूछेंगे किसी भी एग्जाम में सब करा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा, और डिटेल के साथ कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में, ठीक है। आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ते रहें। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कह रहा है राज्य विधान परिषद की बात कर लेते हैं। अब कहता है इनके में क्या क्या सही है। तो विधान परिषद आपके दिमाग में क्लिक किया। अब विधान परिषद के बारे में जो जो चीज़ें आप जानते हैं उनको अप्लाई करिए इसमें। पहला पूछा है कि परिषद की अधिकतम शक्ति कुल 1/3 निर्धारित है। अब मैंने पहले आपसे कह दिया था कि जहाँ कभी 2/3, 1/3, 15% आएगा, 2/3, 1/3, 15% आएगा तो उसको ही आपको सही मारना है। तो परिषद की अधिकतम शक्ति कुल 1/3 है, सही है। अब कह रहा है विधान परिषद में न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित है, मतलब न्यूनतम सदस्य जो है वो 40 निर्धारित हैं। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों ए सही हो जाएगा, ठीक है। कहा गया एक और था क्या, नीचे वाला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, देख लेते हैं। एक और क्या था भैया, अच्छा हाँ ये वाला था, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ ऑप्शन बैठा है, सी ऑप्शन। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो कह रहा है विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि क्या उनका चुनाव जो है एक प्रकार से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जी हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है।
ठीक है, उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन अगर हम बात करें तो ए, बी और सी आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डी की देख ले तो राज्यपाल द्वारा मनोनयन नामांकित सदस्य किया जाता है। देखिए पहले किए जाते थे मनोनीत, लेकिन अब जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आंग्ल इंडियन जो थे वो ऐसे ही आंग्ल राज्य में इलेक्टोरेट किए जाते थे, अब उनको हटा दिया गया है। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया गया है, जो आंग्ल लोगों को सिलेक्ट करते थे तो राज्य से भी हट गया है। तो पहले सिलेक्ट करते थे, मनोनीत करते थे, अब हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। 28 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मैंने कहा था कहीं भी आपको 2/3 दिखेगा तो ऑप्शन क्वालिटी में हमेशा सही होगा या 15% दिख जाए। कहाँ दिखा भैया? डी ऑप्शन में दिख गया, तो डी ऑप्शन में दिखा तो मार दो सही, डी ऑप्शन दिखा तो मार दो सही, हो गया काम। अरे महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत इनको हटाया जा सकता है और 2/3 बहुमत भी संसद में पारित हो जाए तो हटाया जा सकता है। तो ए और डी एस का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। 15% कहीं दिखेगा और 2/3 दिखेगा, 1/3 दिखेगा। क्वालिटी में इनकी बहुत बहुत वैल्यू है, बहुत बहुत बहुत, अरे बहुत वैल्यू है। मार के आ जाना, सही हो जाएगा तुरंत। 29 की बात कर लेते हैं। देखिए आपको सारे अप्रोच आने चाहिए। तुक्का कैसे लगाना है? मान लीजिए आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये गया ये गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो यही होगा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मैं बात कर सकता हूँ कि बात बता सकता हूँ आपको कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक है यहाँ से लेकर के यूपीएससी एग्जाम तक बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, आपको मैथ का क्वेश्चन लगा ले। अब मान लीजिए कि मैंने दिया आपको नंबर 85000692, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 739 से। आपने कहा सर इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया होगा कि ये 2 करेंगे तो 18 आएगा, तो अगर जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप जाएंगे, मैं मैथ जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कितने ट्रिक इसको डिजिट सम से भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक हर जगह काम आएगी, आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो यही बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिए मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, मौलिक का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। समानता का अधिकार मैंने पहले बताया था, राइट टू इक्वलिटी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ जी है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है भाई, हम स्वतंत्र हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है, कोई हमारी हमसे स्वतंत्रता नहीं छीन सकता किसी भी मामले में। वोट देने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? अब इसको कैसे एलिमिनेट करते? आप सोचिए, अपने मन में सोचिए। वोट देने का अधिकार क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये कानूनी तौर पर है कि आपको वोट देना बाध्य है? ठीक है, कि आप वोट देंगे ही, आपका मौलिक अधिकार है कि आप अगर आप वोट ना दें तो नहीं देंगे तो क्या आपको जबरदस्ती कोई खींच ले जाएगा? नहीं ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी सोच के आप अगर करेंगे तो भी आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे किसी न किसी तरीके से। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था 26 नवंबर 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार किस राज्य का विघटन नहीं हो सकता? अब देखिए अगर आपको मान लिया नहीं याद है आर्टिकल 172, आपको याद ही नहीं है कि आर्टिकल 172 भी कुछ होता है, लेकिन आपको ये तो याद है कि विघटन किसका नहीं होता है भैया? विघटन जो होता है राज्यसभा का नहीं होता है, और जो राज्य परिषद होता है या राज्यसभा होती है उस साइड में सेंट्रल लेवल पे, वही तो विधान परिषद होती है राज्य में, तो इसका भी विघटन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं हो गया। आपको क्या मतलब था इस आर्टिकल से कि 172 का 2 पूछे, 3 पूछे, 12 पूछे, 72 पूछे, इनसे क्या मतलब है? हमसे उसने पूछा, एक कीवर्ड पकड़िए कि किसका विघटन नहीं होगा। भाई विधानसभा विघटित हो सकती है, लोगों का घर बिल्कुल टूट सकता है, राज्यों का परिषद भी टूट सकता है, लेकिन विधान परिषद कभी नहीं टूट सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। आप ध्यान रखिए कि देखिए पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर से उठा लेते हैं। तो जितने भी टॉपिक, अगर आपका करंट अफेयर देखिए तैयार है तो आपको ज्यादा दिक्कत जीएस में होगी नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन नए बनते हैं वो वहीं से उठाते हैं। डांस ले लीजिए, फेस्टिवल ले लीजिए, किसी को पुरस्कार ले लीजिए, अवार्ड ले लीजिए, कोई भी मिला हो, करंट अफेयर से उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कह रहे न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक फैसले में असहमतिपूर्ण राय लिखी थी? सबरीमाला मंदिर केस आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस था। अगर आप जाएंगे और न्यूज पर सर्च करेंगे लल्लन टॉप, तो वहाँ पे आपको, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँगा, अगर आप जाएंगे वहाँ पर लल्लन टॉप सर्च करेंगे, सबरीमाला केस लिखेंगे तो आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा। देखिए हुआ क्या था इसमें, आपको बता देता हूँ सिंपल सी लाइन में। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जो थी, उस समय केस चल रहा था कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर जो कि केरला में है उनको प्रवेश न दिया जाए। तो इंदु मल्होत्रा जी ने क्या कहा था कि जी हाँ बिल्कुल ना दिया जाए। और फिर क्या हुआ था कि ये खुद उसमें चली गई थी, अब किस कारण से गई थी राम जाने, लेकिन ये चली गई थी, उसमें खुद चली गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी।
तो ये सबरीमाला मंदिर कहाँ है? पहला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरला में है। इंदु मल्होत्रा क्या थी? जज थी। 5 बेंच की जजों की 5 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिसमें एक इंदु मल्होत्रा भी थी, जिन्होंने असहमति दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को प्रवेश न करने दिया जाए सबरीमाला मंदिर में। उसके बाद खुद चली गई उसमें, ठीक है। तो ये केस था, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा, थोड़ा भी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34। संविधान के अनुसूचित जाति, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SC/ST आदेश दूसरा संविधान संशोधन विधेयक 2022 के संसद द्वारा पारित किया गया था, और ये देखिए सीजीएल मेंस में आपको पूछा जा सकता है एज इट इज, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में एक जनजाति को जो है शामिल किया गया है, उस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, ठीक है। तो गोंड जनजाति से भी रिलेटेड आ सकता है, तब भी आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे। और ये पूछ ले कि अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश दूसरा संविधान संशोधन विधेयक 2022 संसद द्वारा कहाँ पारित किया गया है, किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में, इसके तहत गोंड जनजाति को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है भैया, बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने लायक है, उनको हम लोग सीखेंगे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे राजमन्नार समिति की, स्वर्ण सिंह समिति आप समझ गए, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड थी। राजमन्नार समिति जो थी वो 1969 में आई थी, ठीक है। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी। अब अगला एग्जाम है, मान लीजिए आपका SSC सीरियल मेंस का, उसमें आपसे पूछ ले 1969, मान लीजिए राजमन्नार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, या पूछ ले कब ये आई थी, तो 1969 में आई थी, एक पॉइंट क्लियर है। अब राजमन्नार समिति जो है तमिलनाडु में आई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो राजमन्नार थे, ठीक है, तो इनके नाम से क्लियर हो जाएगा। और ये समिति रिलेटेड किससे थी, अगर ये आपसे पूछेगा तो ये देखिए, ये समिति हमारी रिलेटेड थी सेंट्रल और राज्य के संबंध से, जिसको हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध, ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड थी राजमन्नार समिति। दूसरी है हमारी सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग भी हमारा केंद्र राज्य संबंध से भी संबंधित है, और सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह, और ये 1983 में आई थी। तो जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आप भी इसको याद कर लीजिएगा। तो कैसे याद करेंगे, देखिए वो 83 है, ये 69 है, तो ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा राजमन्नार समिति है वो 69 था, और 83 कौन था, 83, अब इसको ऐसे याद कर लेंगे, 6 का आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, रिलेशन है यार, और 9 को ऐसे 9 बनता है ऐसे ना, तो इसको इधर भी मुंह मिला देंगे तो 8 और 3 हो जाएगा। इसमें सरकारी आयोग हो जाएगा, ये भी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड था। अगर हम बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बलवंत राय मेहता समिति आपके पंचायती राज से रिलेटेड है। आप पंचायती राज आ ही गया है तो इनसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, नई सी स्लाइड पर चलते हैं और आपको बढ़िया क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम आते हैं कहाँ पे थे, पंचायती राज पे थे। अगर हम पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज की बात अगर हम करें, ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर इसके लिए जो असाइन किया गया हुआ है वो हमारा 40, पहली बात ये होगी कि आर्टिकल नंबर 40 के तहत हमारा पंचायती राज है, समझ में आ गया। अगर भाग की बात करें तो ये भाग नंबर 9 में है। अगर इसकी हम बात करें, ये पार्ट हो गया कि किस अनुसूची में है, तो ये मतलब किस पार्ट में है, ये 9 में है। अगर हम अनुसूची की बात करें कि किस अनुसूची में है, तो 11 में है, तो 11वीं अनुसूची भाग 9 आर्टिकल नंबर 40 ये पंचायती राज से रिलेटेड है, और बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से ही रिलेटेड है। ऐसे हम अगर नगर पालिका की बात करें तो उसके लिए 9A आ जाता है पार्ट, ठीक है, और उसकी जो अनुसूची हो जाएगी वो 12वीं अनुसूची हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे एक एक चीज़ तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती चलेंगी और आपको चीज़ें याद होती चलेंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, स्वर्ण सिंह समिति हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 कह रहा है ऐसी स्थिति मान लीजिए जहाँ एक अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में गई है, ठीक है। अगली सीट पर उसे एहसास होता है कि वह उसकी नौकरानी जो फिल्म देख रही है, अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल छोड़ने के लिए कहता है, उपरोक्त परिदृश्य में भारत के किस संविधान का उल्लंघन किया गया है। देखिए किस संविधान मतलब संविधान का आर्टिकल से रिलेटेड है। अब ये आर्टिकल जो आपका है, या आपको ये पता हो चाहिए पहले कि किस चीज़ की बात की जा रही है। मान लीजिए किसी की नौकरानी देख रही है सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो नौकरानी अगर सिनेमा हॉल में देख रही है उसको हम हटा दें वहाँ से, तो ये क्या कर रहे हैं, धर्म जाति या मजहब के आधार पर नौकरानी, जैसे मान लीजिए नौकर जो लोग काम करते हैं तो अक्सर छोटी जाति के लोग होते हैं, मान लीजिए छोटा कोई नहीं होता, बड़ा कोई नहीं होता संसार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो जातिगत होते हैं तो ऐसे उनको मतलब कम तवज्जो देते हैं,
तो मान लीजिए वो भी उनके साथ में फिल्म देखने गई, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ भेदभाव की तरह हम उसको देख सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं कि भाई वो सोच रहे हैं कि मैं फिल्म देखने आया हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, ये नौकरानी होकर के फिल्म देखने आई। तो ये जो है वो भेदभाव की भावना है। आर्टिकल नंबर 15 में आता है ये राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 14 पहले बता चुका हूँ मैं, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। बदलाव से मैंने याद करवाया था, बी से याद करवाया था, विधि की समझ समानता, आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा। बदलाव फिर से देख लीजिए, BADLAU, इसको आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। विधि की समानता आपकी 14 में हो जाएगी। डी से हो गया धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, जो कि 15 है, पूछा गया है जो। अगर एल से बात करें तो लोक नियोजन में सामान्य अवसर, जैसे कि नौकरियां निकलते हैं उनमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो ये 16 हो जाएगा। ए से हो जाएगा अनटचेबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, वो अनुच्छेद नंबर 14 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधियों का अंत, अनुच्छेद नंबर 18 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी भूलेगा नहीं, वरना तो इतने सारे यार आर्टिकल्स हैं, इतने सारे कंटेंट पहली बात हो गए हैं यूट्यूब पे, जिसको देखो डालता रहता है, ठीक है। तो सबसे भयंकर बात तो यही है कि इतने सारे कंटेंट को हम लोग कहाँ से लेकर के आएंगे, कैसे इसको ग्रास्प करेंगे अपने अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। 37, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। सुकुमार सेन वर्तमान में कौन है आप बताएंगे, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 38, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि डेट नहीं याद रहती है। कह रहा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये है 13 मई 1952 को। फिर से 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। फिर से रिपीट करिए सर। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए कितने भी चैनल आपको मिल जाएंगे, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन करा रहे हो, पढ़ के निकल गया, डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताया। अब मैंने आपको सरकारी आयोग बताया 1983 में, ठीक है। मैंने आपको राजमन्नार समिति बताई, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधित है। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ। अगर 50 क्वेश्चन करवाऊंगा तो 300 क्वेश्चन हो गए। मजाल क्या है यार कि आपके एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन, इसमें से मतलब सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़िए। अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं तो दुनिया के किसी भी चैनल को आप ज्वाइन करें, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको चीजें याद नहीं करा पा रहा है तो व्यर्थ है आपको पढ़ना, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है, जो पढ़ा रहा है उनको नहीं। अपनी बात पे आते हैं। 13 मई 1952 याद रखिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कैसे किया है, 1951, 1951, 1952, 1952। अब बहुत लोग 1952 रट के गए, वो भी फंस गए। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को। आपको क्लियर है? क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? याद रखिए फरवरी 1946 में भारत आया था। कभी कभी आपको दिसंबर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो लगभग आपको फरवरी ही मिलेगी। तो फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। याद कर लीजिए इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार जो है आपका पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 40। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पहली बार में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आए थे। तो देखिए इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। तो आप याद रखिए कि जो मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से लिया गया है इनको, ठीक है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है, डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो कह रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। चलिए एक मिनट। हाँ, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, बस, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अनुच्छेद हमारा क्या कहते हैं 19 से लेकर के 22 तक है, तो 19 से 22 तक लेकर के जितना भी हमारा अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत आता है? आप इसको याद कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल आता है कौन सा, यहाँ पे जो 22 लिखा है, तो 22 आर्टिकल जो हमारा आता है वो गिरफ्तारी के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। और जो हमारा अब इसमें 19 से 22 तक आ जाता है, 19 से 22 तक आर्टिकल आ जाता है। तो अगर 19 की बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी। अगर 20 की बात कर लें तो इसमें आ जाएगा हमारा एक अपराध की एक ही सजा होगी। अगर 21 की हम बात कर लें तो 21 में देखिए, 21 में शिक्षा का अधिकार आ जाता है 21A में, ठीक है। और 21 में राइट टू लाइफ आ जाता है, पहले बता चुके हैं, राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार आ जाता है, राइट टू लाइफ 21 में। 21A की बात करेंगे तो शिक्षा का अधिकार आ जाता है 21A में। और 22 की बात करेंगे तो उसमें गिरफ्तारी का संरक्षण आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके गिरफ्तार होने के बाद भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जिनका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस ठोक सकते हैं उसके जेलर पर भी, ठीक है। एक तो क्रिमिनल है, ऊपर से केस ठोक सकते हैं तब भी, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपको संविधान की नॉलेज है, तो कोई आपके साथ में गलत नहीं कर पाएगा, इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, शिक्षा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रटने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग के संबंध में कथन पूछा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं बताऊंगा कहाँ होगी, कोई भी ऑप्शन मार्क करेगा। देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यही सही है। आगे पढ़ लेते हैं। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी। अरे भैया, सरकार के लिए किसी की भी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल 100% गलत है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कभी भी, एक ट्रिक है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है बाध्य होगी सरकार के लिए ऐसा कोई टर्म, तो हमेशा गलत ही होगा, ये सही नहीं होता है अक्सर तक। 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है, यही मैं कह रहा था कंफ्यूजन पॉइंट आने वाला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से रिलेटेड है, लेकिन वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात नहीं करता है, वित्त आयोग के गठन से बात करता है। हाँ, तो अक्सर पूछता है ये। अब देखिए कितने लोग फंसे होंगे इसमें, ऑप्शन दिया होगा। हाँ, ए और देखिए ए और बी दिया है ना, लेकिन ए और सी, हाँ तो ठीक है, ऑप्शन के साथ खेलता अगर तो क्या करता, ए और सी ऑप्शन दे देता। अगर ए और सी केवल ऑप्शन में होता तब आप गलती कर देते। अब यहाँ ए बी सी तीनों हो गए हैं, तो अगर बी आपने एलिमिनेट कर दिया होगा तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे कि सी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या किया है, 280 जो है आपका वित्त आयोग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल कमेटी से, लेकिन मामला है कि 280 वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड है। गठन से रिलेटेड का मतलब समझिए कि निर्माण से रिलेटेड है, उसके हर 5 साल बाद जो गठन होता है वित्त आयोग का, उससे रिलेटेड है, ना कि सिफारिशों से रिलेटेड है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात नहीं करता है, तो गठन से रिलेटेड, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। देखिए 44 आया तो आपको बता दूं 44 जो हमारा आर्टिकल होता है वो नागरिक संहिता से रिलेटेड होता है, जिसको हम कह सकते हैं सिविल मूवमेंट। ठीक है, तो नागरिक संहिता से रिलेटेड होता है, आर्टिकल नंबर समान नागरिक संहिता से रिलेटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है इस समय, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। तो 44 रिलेटेड आपका समान नागरिक संहिता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 विषय इतने जोड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इस संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम बात करें 45 क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस सत्र के अधिवेशन में की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन की थी जब दादा भाई नौरोजी ने, तब स्वराज शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का। अब अगर हम बात कर लें यहीं पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें सर्वप्रथम मतलब क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की मांग की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये देखिए कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो यहाँ पे भाग 2 नहीं भाग 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 कर लीजिए, भाग 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। भाग 2 तो नागरिकता से संबंधित है, बताया था ना, नागपंचमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वित्त आयोग को डैश को सिफारिश करने की आवश्यकता होती है। तो वित्त आयोग कौन सिफारिश करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और वहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड कौन सा है वित्त आयोग के गठन से, 280। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जल्दी तक ये आर्टिकल पूछा नहीं जाता है। तो 141 ये आर्टिकल जो है आप इसको याद कर लेंगे। 141 आर्टिकल क्या निर्धारित करता है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी कानून घोषित कर दिया गया है वो सभी न्यायालयों पर बाध्य होगा। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून बना दिया तो उसको कोई फिर अपील नहीं कर सकता, उसको हाई कोर्ट को मानना होगा। ठीक है, वो मैंडेटरी है। तो किस में कहा गया है, आर्टिकल 141 में कहा गया है, 141 में कहा गया है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। किस अधिकार की गारंटी दी गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता। गारंटी का मतलब वही पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है। ठीक है, और 25 आर्टिकल के अंतर्गत कौन सा है, तो मैंने आपको अभी रटवाया था, ये बताया कि नहीं बताया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा इसको, ये नहीं बताया था। 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आपका आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम नहीं सॉरी, राइट टू आपका रिलीजियन, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, वो 25 से 28 के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 पहले बता दिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 पहले इसको बता दिया था अभी मैंने पिछले स्लाइड में।
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो यहाँ पे अल्पसंख्यक शिक्षक की बात की जाएगी, उनके शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 29 हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देने संरक्षित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 51A है, जो कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो हम अपनी संस्कृति को सम्मान दें, अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखें, उसकी रक्षा करें, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य की जहां भी बात आएगी आर्टिकल नंबर 51A हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर जो 124 आर्टिकल दिया है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन छोड़ गया क्या? हाँ, ये वाला, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा है कोई मंत्री लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, और अगला है हमारा, प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए अब इसमें विकल्प तो आपका पहला ही सही हो गया कि कोई भी जो मंत्री होता है वो जो है क्या बताया गया है, कोई भी जो हमारा मंत्री होता है वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता। ये तो आपकी बात सही हो गई, लेकिन सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। अगला भी सही है कि एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य होता है, उसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। और ये भी सही है कि सार्वजनिक उपक्रम समिति के एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो कितने क्वेश्चन हो गए इससे? 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो गए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे। 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, सॉरी कौन सा मिलान सही कीजिए। 15 मैंने आपको रटा दिया था कि बदलाव से याद करेंगे। बी से विधि की समानता हो जाएगी, डी से हो जाएगा धर्म जाति लिंग के आधार पर संरक्षण, जो कि 15 है, मतलब भेदभाव नहीं धर्म जाति लिंग के आधार पर। यहाँ पे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, ये खत्म कर दीजिए, नहीं होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 17 उपाधियों का उन्मूलन, ये तो अनटचेबिलिटी था। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का उन्मूलन तो 18 था, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की यानी बोलने की स्वतंत्रता, मैंने पहले बताया था 19 से 22 आर्टिकल में आपका आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है, जिसमें पहले ही आर्टिकल 19 जो है आपका 19(1) यानी कि 19 का ये बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, अगर 20 की बात करें तो आपका एक अपराध की एक सजा होगी, उससे रिलेटेड है। अगर 21 की बात करें तो आपका जीवन जीने के अधिकार से रिलेटेड है, और 22 की बात करें तो गिरफ्तारी का संरक्षण से रिलेटेड है। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ अगर आपको याद होगा तो आप भी बोल ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत तो 17 होता है, ये 17 आर्टिकल है। 14 क्या होता है हमारा? 14 हमारा राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार होता है। ठीक है, 14 में विधि के समक्ष समानता, जिसको हम कह सकते हैं, बदलाव से मैंने याद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, ये भी है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, अब ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये कोई हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हम मताधिकार करें। ठीक है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करें, हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसको एक प्रकार से अपनी मतलब एक नॉर्मल ड्यूटी मान सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान सकते। देखिए, मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, मेन ड्यूटी। अब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं और रोड पर मान लीजिए किसी की हेल्प कर देते हैं, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी छोड़े ना। ठीक है, वो तो किसी की हेल्प करना होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आती। 54 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अभी हमने देखा है आर्टिकल नंबर 141, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करके अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार हो चुका है। और ये मौलिक कर्तव्य वाला तो मैंने बिल्कुल डिटेल से बता दिया, 4 बार रिवीजन करवा चुका हूँ। अब मत भूलना एक को क्वेश्चन। 55 की बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है डैश को अस्तित्व में आया, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो तब आया था जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसको ऐसे याद करा था मैंने, तो आप भी इसको ऐसे याद करिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल बताइए, 124। ठीक है, हाई कोर्ट की बात करें तो यही पलट देंगे, 1 को 2 बना दीजिए, 2 को 1, तो 214 हमारा हाई कोर्ट के लिए हो गया, 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व कब आया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला देश, पहला देश कौन था? तो यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए? अब देखिए, इसको मैं ट्रिक से आपको याद करूंगा, आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलेंगे। यहाँ पे आया है तत्व या सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व को हो या सिद्धांत को। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट,
आपको पता होता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है केमिस्ट्री में, और एलिमेंट क्या होता है, एक तत्व होता है आयर। आयर को याद करेंगे, आयर लाइन को याद करेंगे, आयरन से, आयरन एक एलिमेंट है, तो आयर लाइन से हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। 57 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था, तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में आपका आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेंस में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हमारा 323 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन की बात करें, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी तो पूछ रहा है उस समय उस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 की बात करें तो राज्य कार्यकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में कहा गया है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। तो देखिए, और ऑप्शन देख लेते हैं इसका। बी है, 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, किसी का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये राज्य सरकार के, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इसको नहीं किया है। ठीक है, हर एक प्रकार से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने थोड़ी ना राज्यपाल का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, तो वैसे ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका वैसे ही गलत हो गया। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, अब देखिए ये थोड़े से रटने वाले क्वेश्चन, इनको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे भी कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, सबको करते हैं यार, सारी चीजें किसी को नहीं याद होता, इनको ऐसे ही रट लीजिए। ठीक है, कि 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया? 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। तो बी सही हो जाएगा। और वहां पे हमने आर्टिकल जो देखा था 152 देखा था ना, क्या देखा था यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल अभी देखा था हमने? 152 देखा था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। 376 और 152 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो बी और ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। 62 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो मौलिक कर्तव्य मैंने पहले बताया था कि सोवियत संघ, यानी इसको रूस भी कहते हैं। ठीक है, रूस ही कहते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। अगर हम बात करें अपने मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, तो अमेरिका से लिए गए। ठीक है, बाकी मैंने मौलिक कर्तव्यों का जितना भी आर्टिकल था आपको बता ही दिया। भारत में न्यायिक समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 के मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है। और पढ़ लेते हैं, कोई और विकल्प सी है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है। तो देखिए मामला ये हो गया, यहाँ पे कह रहा है न्यायिक समीक्षा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य कार्यवाही की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है। सिंपल सी बातें कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कानून की जो अदालतें हैं उनके पास में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो हाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। अब कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 के मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है। न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है भाग 3 में अनुच्छेद 23 के तहत, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, 12 से किया गया है। ठीक है, भाग 3 में तो है मौलिक अधिकार, लेकिन 23 अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, भाग 12 है। सी की बात करें तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति महत्वपूर्ण रूप से भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित है। मतलब जो न्याय करता है भारत में मुख्य रूप से वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 64 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के कितने समूह हैं? तो ये 6 समूह हैं, याद रखिएगा 6 समूह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा पर व्यापक प्रेषण जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। देखिए पहले तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट बन जाता है, वुड डिस्पैच रिलेटेड किससे है? तो ये शिक्षा से रिलेटेड है, ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो वुड डिस्पैच कब भेजा गया था? 1854 में आया था। अब इसको याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे इसको? वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच कब आया था? जब हमारी क्रांति हुई थी, ठीक है, स्वतंत्रता की,
स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जब हुई थी 1857 की, उससे 3 साल पहले बुट डिस्पैच आया था, ठीक है। तो 1854 में बुट डिस्पैच आया था और 1857 में हमारी क्रांति हुई थी। बुट डिस्पैच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि किससे रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है, तो ये संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय को कुछ भी करने का अधिकार केवल संसद के पास है। 67 क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी वो हमारे उत्तर प्रदेश की थी, सबको पता है, बच्चे बच्चे को। और गोविंद वल्लभ पंत जो है वो हमारे यूपी के फर्स्ट सीएम थे, तो इनको भी याद रखिएगा। यूपी जो है काफ़ी बड़ा राज्य है, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है? मैंने पहले बताया था, एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? 23 देता है। और 24 आर्टिकल ये है जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम नहीं करवा सकते आप, ठीक है, उनसे मजदूरी नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 23 ही जिसको हम एक्सप्लॉयटेशन के बजाय मानव तस्करी भी कह सकते हैं, तो 23 मानव तस्करी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। 24 की बात करेंगे तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता, वो 24 में लिखा हुआ है, तो क्लियर है। 69 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? तो 1919 पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर मैंने बताया था, इसमें रॉलेट एक्ट भी आया था 1919 में। रेगुलेटिंग एक्ट याद कर लीजिए 1773 में आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा? बताया था पहले, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। देखिए मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 71 की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन, आगे क्या लिखा है, के लिए अतिरिक्त अदालतों को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो 247, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत कम फ्रिक्वेंसी में पूछे जाते हैं, तो रिपीट कम ही होते हैं, तो कभी अचानक से पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए। 247 आर्टिकल है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में हुई थी, किसके तहत? लॉर्ड मेयो के तहत, ठीक है। और 1881 में जो हुई थी रेगुलर जनगणना, जो 10 साल वाली होती है, वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के तहत। उस समय कौन थे गवर्नर? रिपन थे। और जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, तो लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। और जो रेगुलर जनगणना हुई है 1881 से हुई, उसमें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के दोहरी शासन प्रणाली की नीति किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज थी? मतलब दोहरी शासन प्रणाली का जनक की नीति बता रहा है, तो रॉबर्ट क्लाइव की नीति थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने डैश मिशन भारत भेजा था, कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। आप कमेंट करेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। और देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लिन लिथगो थे, तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी कैनिंग थे, कैनिंग थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तब कौन था गवर्नर? कैनिंग थे, ठीक है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था तो कौन थे? लिन लिथगो थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत उल्लिखित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य पूछा है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जो है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को देना, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना जो है राज्यपाल को देना है, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों पर रोक लगाता है? मैंने पहले बताया था किसी भी संस्थान में, देखिए धार्मिक से रिलेटेड जो हमारा है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट 25 से 28 तक है। 28 आर्टिकल में कहा गया कि किसी भी संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब हिंदू मुस्लिम के भेदभाव करते हुए शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। तो रोक लगाया गया है, 28 हो जाएगा। 29 में पहले बता दिया अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी संस्थान शैक्षणिक संस्थान को चला सकते हैं, ये उनसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया? तो ये चंद्रशेखर थे जिन्होंने सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। मेरा मानना है याद रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। इसकी बात करें मुस्लिम लीग की, चलिए साथ में देख लेते हैं। तो ये 1906, हाँ 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य डैश हैं और कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला करते समय अदालतों द्वारा इसे ध्यान में रखा जाता है। तो ये वैधानिक है, मतलब कानूनी है, पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। चित्तरंजन दास ने कब किसके साथ चुनाव लड़ने के लिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो याद रखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके लिख लीजिएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने, उसके बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रहा? ठीक है, तो ये 1971 तक दिल्ली उच्च न्यायालय का हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र रहा, उसके बाद से हट गया। तो लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा सीजीएल के जितने भी 2023 के क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए 83 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी की सजा को माफ करने का अधिकार या शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे जो है भारतीय संपत्ति के अधिकारों को हटा करके 300A आर्टिकल में रख दिया गया। अब 300A आर्टिकल में बैठा हुआ चुपचाप बैठा है, पहले बहुत तंग कर रहा था। तो देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे सीजीएल 2023 की प्रीलिम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। एक बार और वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से आपको क्लियर है हो जाएगा। कभी आप इसको जितने क्वेश्चन से नहीं भूलेंगे, और आपके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, चाहे वो मेंस का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पर बने रहें और कमेंट करें कि किस तरह से आपको और वीडियोज़ चाहिए। हालांकि मैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के धीरे धीरे अपलोड करता जाऊँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।